नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। विधान परिषद में मृत डॉक्टर के ट्रांसफर के मामले पर विपक्ष ने हंगामा किया और इसके बाद स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि इस मामले में गलती सुधार ली गई है और संबंधित अधिकारियों से पूछताछ की जा रही है। दरअसल डॉक्टर रामनारायण राम को शेखपुरा का सिविल सर्जन बनाया गया था, लेकिन उनकी पहले ही मौत हो गई। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि जानकारी मिलते ही शेखपुरा में दूसरे सिविल सर्जन को तैनात कर दिया गया है। स्तर के पदाधिकारी की पदस्थापना वरीयता के आधार पर होती है और ये संचिका पूरा निष्पादित होने में कुछ समय लगता है। निश्चित रूप से जब ये संचिका बनी उस बीच में 1 महीना पहले चिकित्सक की दुखद मृत्यु हो गई और उसकी सूचना विभाग के वरीयतम पदाधिकारी तक पहुंचनी चाहिए थी, वो नहीं पहुंच पाई और बीच में वो सूचना जहां कहीं भी रह गई, जिसके कारण ये नोटिफिकेशन हो गया। तो विभाग के संज्ञान में जैसे ही विषय आया है, जो संबंधित हमारे सेक्शन अफसर हैं और अधिकारी, उनसे पूछताछ की गई है। और रवि स्नानर हमारे साथ, हमारे सहयोगी अपडेट के लिए सीधे जुड़ते हैं। रवि, जो घटना घटनी थी वो हो गई, ऐसा मंत्री भी मानते हैं, लेकिन यह भी उन्होंने कहा कि जैसे ही सूचना मिली वहां पर एक नया सिविल सर्जन सामने लाकर खड़ा कर दिया। अब यहां पर विपक्ष हंगामा कर रहा है, विपक्ष सवाल कर रहा है, सरकार यह कह रही है कि वहां जो होना था वो चीजें हो चुकी हैं। अब इसका क्या मतलब है? जी बिल्कुल, देखिए ये मामला हम लोगों ने न्यूज 18 में सबसे पहले चलाई थी, उसके बाद सदन में भी ये मामला उठा और जो स्वास्थ्य मंत्री हैं मंगल पांडे, उन्होंने साफ तौर पर सदन में बात रखी कि जो भी यहाँ पे पदस्थापना होती है वहाँ पे वरीयता का ख्याल रखा जाता है और जो सूची बनती है उसमें वरीयता के अनुसार जो ऊपर रहता है उसी का नाम दिया जाता है। तो इसमें एक त्रुटि हुई थी जिसके कारण जो मृत डॉक्टर है उनका हो गया था, लेकिन उन्होंने माना है कि ये गलती को सुधार ली गई है और उसके बाद जो दोषी है उस पर जांच भी चल रही है। इसके बावजूद अगर जो विपक्ष है वो सवाल खड़े करती है तो फिर गैर जिम्मेदाराना है, क्योंकि ये गलतियां हुई है और सदन में खुले सदन का समय बर्बाद करने जैसा ये है कि अगर सरकार ने उस त्रुटि को माना, उसे सुधारा है और वहां पर नए सिविल सर्जन चले गए हैं जो ड्यूटी कर रहे हैं, तो अब इसमें कोई सवाल बनता नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया रवि, हमसे बातचीत के लिए। तो विपक्षी सदस्यों ने इस मसले को उठाया। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का बयान अभी आपने सुना, उन्होंने क्या कुछ कहा और इस बात को बराबर स्वास्थ्य मंत्री सामने रख रहे हैं कि वो त्रुटियां थी। कह सकते हैं कि नजर से बात थोड़ी देर के लिए ओझल जरूर हुई थी, लेकिन जैसे ही सरकार ने इस पर फिर से संज्ञान लिया और वहां पर सिविल सर्जन की तैनाती कर दी गई, उसके बाद विपक्ष का हमलावर होना या फिर उन गलतियों को लेकर एक बार फिर समय को लेकर समय की बर्बादी करना, ये कहीं ना कहीं एक सोची समझी, कह सकते हैं कि विरोध के लिए विरोध किया जा रहा है, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री ने इसकी जानकारी दी, स्वास्थ्य मंत्री ने इस पर अपडेट किया और जानकारी मिलते ही इसमें सुधार किया गया। सिविल सर्जन स्तर के पदाधिकारी की पदस्थापना वरीयता के आधार पर होती है और ये संचिका पूरा निष्पादित होने में कुछ समय लगता है। निश्चित रूप से जब ये संचिका बनी उस बीच में 1 महीना पहले चिकित्सक की दुखद मृत्यु हो गई और उसकी सूचना विभाग के वरीयतम पदाधिकारी तक पहुंचनी चाहिए थी, वो नहीं पहुंच पाई और बीच में वो सूचना जहां कहीं भी रह गई, जिसके कारण ये नोटिफिकेशन हो गया। तो विभाग के संज्ञान में जैसे ही विषय आया है, जो संबंधित हमारे सेक्शन अफसर हैं और अधिकारी, उनसे पूछताछ की गई है। तो ये मंगल पांडे का वो बयान जिसमें उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारी से पूछताछ की गई है। हालांकि अभी भी पूछताछ का दौर जारी है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ, इतनी त्रुटि क्यों हुई। हालांकि उसे सुधारा जरूर गया और बराबर सदन में इस मामले को लेकर विपक्ष हमलावर है। तो मृत डॉक्टर को शेखपुरा का सिविल सर्जन बनाने के मामले की गूंज विधानमंडल तक सुनाई दी और आरजेडी एमएलसी सुबोध राय ने इस मसले में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे से सवाल किया। दो खेलते हैं सहनी जी, हमको लगता है वैसे ही मंगल पांडे खेल रहे हैं। उनके विभाग का मामला है, जो मरे हुए व्यक्ति का पदस्थापन
मरे हुए व्यक्ति का पदस्थापन कर देते हैं शेखपुरा सीएससी में। तो क्या विभाग क्या देख रहे हैं? और जानकारी सामने आने के बाद शेखपुरा के एसएमओ डॉक्टर कृष्ण मुरारी प्रसाद सिंह को नया सिविल सर्जन बना दिया गया है। और आपके ये बताएं कि रोहतास के विक्रमगंज पीएससी के प्रभारी डॉक्टर राम नारायण राम को शेखपुरा का सिविल सर्जन बनाया गया था, जिनकी मौत लंबी बीमारी के बाद 7 फरवरी 2021 को हो गई थी। रोहतास जिले के सिविल सर्जन ने इसकी सूचना भी विभाग को दी थी, बावजूद इसके इतनी बड़ी गलती हो गई। जब जवाबदेही सरकार दी है तो मैं निभाने का प्रयास भरसक करूंगा। प्रभार ग्रहण कर लिया गया, प्रभार ग्रहण अभी होगा, आज हो जाएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन हो गया है तो निश्चित बातें प्रभार ग्रहण करूंगा। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। यूपी में श्रीराम विश्वविद्यालय की स्थापना के ऐलान का असर बिहार में दिखने लगा है और बिहार में बीजेपी के विधायकों ने सीतामढ़ी में माता सीता के नाम पर जानकी विश्वविद्यालय की स्थापना करने की मांग की है। बीजेपी ने माता सीता और राम की जीवनी को यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम में शामिल करने की मांग की। बीजेपी के इस डिमांड पर आरजेडी ने ऐतराज जताया है। श्री राम का जन्मस्थल अयोध्या है, वह तो विश्व का सबसे बड़ा पर्यटक स्थल बनने वाला है। तो मिथिला में निश्चित रूप से हमारे उनके अर्धांगिनी मैया सीता का जन्मस्थल मिथिला है। तो मिथिला में मैया सीता का इतिहास का वर्णन हो अगर विश्वविद्यालय खुले तो निश्चित रूप से खुलना चाहिए। जो मैया सीता का भी पूरे इतिहास का, भगवान श्री राम के भी पूरे इतिहास का उसमें जो है अगर पढ़ाई हुई यूनिवर्सिटी खुले मैया सीता के नाम पर खुलना चाहिए। वो बेटी है तो इसलिए उनके नाम पर से जो खुले ये तो हम लोगों के लिए किसी बात नहीं। मतलब आप चाहते हैं कि माता जानकी के नाम पे विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए, निश्चित रूप से होनी चाहिए। सीतामढ़ी में भी राम मंदिर के तर्ज पर भव्य जानकी मंदिर और जानकी विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए। देखिए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है और भारत की संस्कृति, यहाँ सभी धर्मों का सम्मान है और भारत में हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, मैं सभी धर्म के सम्मान की बात करती हूँ और धर्मनिरपेक्षता के साथ शासन तंत्र पे भी किया जाए, ना कि एक धार्मिक स्वरूप दिया जाए। ये उचित नहीं होगा भारत की सभ्यता और संस्कृति के लिए और उस संविधान की अक्षुण्णता है। और इधर आरजेडी महासचिव श्याम रजक ने कहा कि शिक्षा में सुधार होना चाहिए, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि राम और सीता के नाम पर ये सिर्फ सियासत करते हैं। शिक्षा की ज्योत राम और सीता हम आस्था रखते हैं, हम उस राम में आस्था रखते हैं जो सबरी के जूठे बैर खाए थे। लेकिन ये लोग उस राम और सीता की पूजा नहीं करना चाहते हैं, ये उस राम और सीता की पूजा करना चाहते हैं जिसका भव्य मंदिर बना करके और अपना पेट भरने का काम करे, जीविकापार्जन का साधन ये राम और सीता को करना चाहते हैं। हम शिक्षा का केंद्र बनाना चाहते हैं। ये जो कह रहे हैं कि इसके नाम पर होना चाहिए, पहले शिक्षाएँ तो बने, शिक्षा का बजट तो बने, जो गरीब गुरबा है उनको शिक्षा का उचित व्यवस्था की जाए। नामकरण से बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। इधर बिहार विधानसभा परिसर में आज आरजेडी ने जमकर प्रदर्शन किया है। आरजेडी के विधायकों ने बिहार में मिल रहे अवैध शराब पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने शराबबंदी के बहाने गरीबों को परेशान करने का आरोप लगाया है। तो ये सदन के बाहर की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां आरजेडी ने प्रदर्शन किया है, गरीबों को परेशान करने का आरोप लगाया है, ये कहते हुए कि सरकार शराबबंदी के नाम पर गरीबों को ही निशाना बना रही है। जहां कहीं भी थाना प्रभारी हो, बड़े पदाधिकारी हो पुलिस का, वो सब मालो माल हो गया, अरबपति हो गया और शराब के नाम पर गरीब को जेल भेजा जा रहा है, माफियाओं से पैसा वसूला जा रहा है और गरीब को जेल भेजा जा रहा है। इसलिए सरकार की दुरंगी नीति नहीं चलेगी। और माले विधायकों ने एक बार फिर बिहार विधानसभा के बाहर हंगामा किया है। विधायकों ने आरोप लगाया है कि राज्य में शराबबंदी के नाम पर मांझी टोला में लगातार हमला किया जा रहा है, जिसे सरकार बंद करे। साथ ही उन्होंने हर एक प्रखंड में नशा मुक्ति केंद्र खोलने की मांग की। पर जो नीतीश कुमार की पुलिस माझी टोलो, दलित टोलो, आदिवासी टोलो, अत्यंत पिछड़ी जनता के टोलों पर जो हमला कर रही है, और ये हमले बंद करने होंगे। और शराब उत्पादकता से जुड़े हुए जो गरीब मजदूर कभी थे, उनको वैकल्पिक रोजगार देना होगा। शराबबंदी हुआ, ठीक हुआ, हमने इसका सपोर्ट किया, समर्थन किया, लेकिन शराबबंदी के बाद जो सरकार को करना था उसने नहीं किया। जिस तरीके से लागू किया गया बिहार में ना, वो गलत है। आज देखिए ना, कहाँ नहीं शराब मिल रहा है, घर घर में शराब मिल रहा है, होम डिलीवरी हो रहा है, सबको पता है।
और चलिए, मृत्यु सीएस के विवाद को लेकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सीधे आपको जोड़ते हैं। शुरू करें हम लोग। आ गए, फ्रेम में फिट हैं। आज के संवाददाता सम्मेलन में हमारे साथ विभाग के प्रधान सचिव श्री प्रत्यय अमृत जी भी उपस्थित हैं। आज के संवाददाता सम्मेलन में आप सब पत्रकार मित्रों का मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विशेष तौर पे जो कोविड-19 के टीकाकरण का कार्यक्रम चल रहा है उसी पे बातचीत और इसके अतिरिक्त 2-3 और अन्य बिंदुओं पे बातचीत करने के लिए आज आप सब लोगों को हमने आमंत्रित किया है। कोविड-19 के टीकाकरण का निर्णय भारत की सरकार के द्वारा लिया गया जब देश में स्वदेशी निर्मित कोवैक्सीन और कोविशील्ड हम सब लोगों को देश के स्वास्थ्य वैज्ञानिकों ने उपलब्ध कराया है। और यह जो टीका दिया जाता है जिसके बारे में हम सब लोगों को जानकारी है कि जिस दिन पहला टीका दिया जाता है उसके 28 दिन के बाद टीके का दूसरा डोज दिया जाता है और दूसरा डोज हम लोग जिस दिन लेते हैं उसके 14 दिनों के बाद एंटीबॉडी बनना तैयार होता है। मतलब कोरोना के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए हमारा शरीर तैयार हो जाता है। और यह जो निर्देश है उस निर्देश के आलोक में ही राज्य में टीकाकरण का काम चल रहा है। राज्य में जब टीकाकरण का काम शुरू करना था तो उसके पहले सभी जिलों में इसके लिए ड्राई रन किया गया, मॉक ड्रिल हुआ और ये 8 जनवरी 2021 को संचालित किया गया। तो बिहार में टीकाकरण को लेकर मंगल पांडे अपनी बात तो रख रहे थे कि सरकार क्या कुछ कर रही है, खासकर वैक्सीनेशन को लेकर सरकार किस ओर जा रही है। आगे बढ़ेंगे। शराब पर विपक्ष भले ही सियासत कर रहा है लेकिन प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी है। बिहार की 2 जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं। इसमें कहीं भारी मात्रा में शराब जब्त की गई और कहीं कहीं शराब की भट्टियों को ध्वस्त किया गया करते हुए सब जवान। तो ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, गोपालगंज और सिवान की, और दोनों ही जगहों पर विदेशी और देसी शराब आपको नजर आएगी। एक जगह तो शराब बन रही थी, हालांकि पुलिस का खुफिया तंत्र यहां काम कर गया। पुलिस को सूचना मिली और उसके बाद पुलिस ने धावा बोल दिया, यानी कि छापेमारी की, जिसमें यहां पर महुआ से शराब बनाई जा रही थी। दियारा इलाके में यह भट्टी थी जिसे पुलिस ने बर्बाद किया है, यानी कि यहां पर जो शराब बनाई जा रही थी, चुलाई शराब इसे कहते हैं, उसे पूरी तरीके से नष्ट किया गया। जो पहली तस्वीर सिवान है वहां पर भी शराब की पेटियां जब्त की गई हैं। होली के पहले शराब का खेल, तस्कर रच रहे तरह तरह की साजिश, ऐसा जगह पर रहना चाहिए। पुलिस कर दे रही बार बार फेल। ये जो खेत में बह रहा है उसे पानी समझने की गलती मत करिएगा। ये शराब है, शराब जो होली में लोगों को झुमाने के लिए बनाकर रखी गई थी, लेकिन उत्पाद विभाग की टीम की नजर से छुप न सकी। तस्वीरें गोपालगंज के बैकुंठपुर के दियारा इलाके की है। इस इलाके में उत्पाद विभाग की टीम जिस भी गांव में हाथ डालती है वहीं से शराब की बड़ी खेप मिल जाती है। चंद दिनों के अंदर पुलिस ने दर्जनों शराब भट्टियों को ध्वस्त किया है और हजारों लीटर चुलाई शराब को नष्ट किया है। ऐसा नहीं है कि शराब का खेल सिर्फ गोपालगंज में चल रहा है। सिवान में भी पुलिस ने एक बंद घर के अंदर से 74 कार्टून विदेशी शराब जब्त किया। पुलिस को सूचना मिली थी कि
बरहड़िया थाने के गौशी हाता धूमनगर गांव में शराब की खेप छुपा कर रखी गई है, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी की और शराब की बड़ी खेप को पकड़ा। शराब तस्कर होली को शराब के रंग में रंगने की तैयारी में लगे हैं और इसके लिए तस्करी का नया तरीका खोज रहे हैं। कभी जमीन के अंदर शराब छुपाते हैं तो कभी गाड़ियों में बॉक्स बनाकर और कभी तहखाने में, लेकिन पुलिस और उत्पाद विभाग की टीम इनके मंसूबे फेल करने में लगी है। यानी कि बिहार में आजकल पुलिस और शराब तस्करों के बीच तू डाल डाल तो मैं पात पात वाला खेल चल रहा है। न्यूज 18 के लिए गोपालगंज से मुकेश और सिवान से मृत्युंजय की रिपोर्ट। और अगली खबर है नालंदा से, जहां अतुराम चक गांव में बर्थडे पार्टी में गोली लगने से एक बच्चे की मौत हो गई और बताया जा रहा है कि नूरसराय थाना के अतुराम चक गांव में बर्थडे पार्टी में लौंडा नाच हो रहा था। इस दौरान कुछ लोग फायरिंग कर रहे थे, तभी गोली बच्चे को लग गई और बच्चे की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल भेजा गया है। मृतक बच्चे की मां ने हत्या का आरोप लगाया और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। बाबू के देखे तो पहला गोली छोड़ो तो हमारे बाबू डर से भागी लो और वो जब 100 आदमी है को जान बूढ़ा से बुजुर्ग जवान से सबके गोलियां नहीं लगली। हमारे बेटा के कैसे गोली लगिया? हमारे बेटा के जान के गोली माथा खपा थी, दिमाग में मार दिया। बिहार में हर्ष फायरिंग की ये कोई पहली घटना नहीं है। पिछले 1 साल से कम समय के अगर आंकड़ों पर गौर फरमाएं तो आप चौंक जाएंगे कि बिहार में दिखावे के लिए फायरिंग नस नस में किस तरह घुलकर लोगों की जान ले रहा है। तारीख पर अगर आप नजर डालें तो 8 मार्च 2021 को जब नालंदा में बर्थडे पार्टी में गोली लगने से एक की मौत हुई। 5 मार्च 2021 को भोजपुर में घटना हुई जहां एक छात्रा घायल हो गई। 4 मार्च 2021 को पटना में शव यात्रा में फायरिंग हुई और मासूम की मौत हो गई। 21 फरवरी 2021 मुजफ्फरपुर की घटना जहां बारात में फायरिंग हुई और 2 लोगों को यह गोली लगी। 13 दिसंबर 2020 भोजपुर इलाका जहां बारात में फायरिंग हुई और 2 युवकों की गोली लगने से मौत हो गई। 7 दिसंबर 2020 बेगूसराय में जहां एक मासूम की मौत हुई गोली लगने से। 30 नवंबर 2020 को भोजपुर में शादी समारोह में गोली लगने से एक युवक घायल हो गया। 9 जून 2020 को गया में शादी में फायरिंग हुई और दुल्हन के भाई की मौत हो गई। वहीं 9 जून को गया में तिलक समारोह में गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई। तो हर्ष फायरिंग पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा रखी है। एक कड़ा कानून है, बिल्कुल हर्ष फायरिंग नहीं होनी चाहिए और फायरिंग करने वालों के खिलाफ सजा का भी प्रावधान है, लेकिन इसे सुनने के लिए कोई तैयार नहीं। लाइसेंसी पिस्टल होने पर लाइसेंस रद्द करने का भी प्रावधान किया गया है। हर्ष फायरिंग करने पर आयोजक को इसका जिम्मेदार माना जाएगा। इसके साथ फायरिंग करने पर आयोजक को पुलिस को जानकारी देना जरूरी होगा कि पुलिस को इसके बारे में आप इन्फॉर्म करें। हर्ष फायरिंग पर कई राज्यों में जुर्माने का भी प्रावधान है। तो सवाल क्या है? सवाल यह है, न्यूज 18 सवाल कर रहा है कि क्या अपनी खुशी के लिए आप कानून तोड़ेंगे? सवाल इसके बाद ये है कि क्या दिखावे के लिए आप लोगों की जान लेंगे? सवाल यह भी है कि क्या कानून लागू करने में, कराने में प्रशासन नाकाम है? अगली खबर है सीतामढ़ी से, जहां के रघुनाथपुरी मोहल्ले में एक शख्स को बदमाशों ने गोली मार दी है। दरअसल मॉर्निंग वॉक के लिए घर से निकले गुड्डू मिश्रा उर्फ धीरेन्द्र कुमार पंकज को उन्हीं के रिवॉल्वर से बदमाशों ने गोली मार दी। गुड्डू मिश्रा को 3 गोली लगी है। उन्हें इलाज के लिए निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया है और इस वारदात के बाद एसपी खुद घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने अपराधियों की गिरफ्तारी के आदेश दिए हैं। उसके बाद हम अपने नया वाला जमीन पे गए हैं। उसके बाद वहाँ पे वो पानी उनी पटाए हैं बाइक से। उसके बाद वो बोले हैं कि थोड़ा हम जा रहे हैं लाइनों पर, थोड़ा टहलते हुए। हम बोले गाड़ी से चले जाए, लेकिन वो बोले नहीं पैदल ही चले जाए। उसके बाद वो चले गए। हम देखे उनके पीछे बाइक पे 2 आदमी पे बैठे हुए, एक पीछे बैग लगाया हुआ था, मास्क लगाया, पहचान में नहीं आया। सोचे उसी तरह कोई जा रहा होगा। इधर दिल्ली हाट में इन दिनों मधुबनी पेंटिंग्स का स्टॉल लगा है। इसमें रामायण के थीम पर बनी पेंटिंग्स के साथ
पीएम मोदी की तस्वीर में लॉकडाउन की पूरी कहानी है और हर किसी को अपनी ओर यह तस्वीर खींचती है। कहते हैं एक तस्वीर 1000 शब्दों के बराबर होती है, लेकिन दिल्ली हाट में लगी मधुबनी पेंटिंग्स की इस स्टॉल की एक एक तस्वीर में बड़ी ही खूबसूरती से कई कहानियां कह दी गई हैं। कलाकार ममता देवी ने पेंटिंग के जरिए गागर में सागर भरने का काम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस तस्वीर को ही देख लीजिए। कलाकार ने इस तस्वीर में लॉकडाउन की पूरी कहानी बयां कर दी। कोरोना से जंग में दिया जलने से लेकर थाली पीटने और मास्क सैनिटाइजर से लेकर जरूरतमंदों को भोजन कराने तक की पूरी कहानी, और इसका चित्रण बड़े ही करीने से किया गया है। जैसे दिया जलाए, जैसे ये सैनिटाइजर, ये खाना खिलाने का, गरीब मतलब ये जितने लेबर लोग को बहुत तकलीफ हुआ था, तो ये सारे थीम इसमें हम बनाए हुए हैं। 2016 में राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित ममता देवी राम लक्ष्मण के बाल्यकाल से लेकर ताड़का वध और श्री राम विवाह से लेकर अयोध्या में शुरू हुए राम जानकी निर्माण की पूरी कहानी को ब्रश और पेंट की मदद से जीवंत करने में लगी हैं। क्योंकि राम का चारों भाई का बालापन का थीम बना रही हूँ, और उसके बाद ये ताड़का वध का बना रही हूँ, तो अहिल्या तारने का, और पहली बार राम और सीता जब बाग में मिले थे, हमारे मिथिला आए थे, वो बना रही हूँ, और उसके बाद धनुष तोड़े सीता स्वयं राम मंदिर तक इसमें बनाऊंगी सर। अपने पति के साथ मधुबनी पेंटिंग्स की परंपरा को आगे बढ़ा रही ममता देवी ने शिव पार्वती, राधा कृष्ण से लेकर सूर्योपासना का महापर्व छठ का भी शानदार चित्रण किया है। कोरोना काल में लॉकडाउन में जब कारोबार पर ब्रेक लग गई, तो मधुबनी पेंटिंग वाला इनके मास्क ने खूब धमाल मचाया और बड़ी संख्या में दूसरी महिलाओं को रोजगार मिला। अब किसी का आदमी शराबी है, वो नहीं पैसे घर में देता है, तो हमारे साथ जुड़ के वो काम कर रही है, कमा खा रही है। अब उनको इस समय में कोई चारा नहीं दिखा, तो हम लोग ये मास्क का धंधा किया। मास्क से हमने बहुत अच्छा उन लोगों को फायदा दिया। राम सीता के विवाह के थीम पर जन्मा मधुबनी पेंटिंग्स आज काफी व्यापक हो चुका है। ऐसे में बदलते समय और बाजारवाद के हिसाब से कलाकारों ने गोदना, टैटू को भी मधुबनी पेंटिंग्स में उतारा है। साथ ही ड्राइंग रूम को सजाने के सामानों पर भी मधुबनी पेंटिंग्स अपनी गहरी छाप छोड़ रहा है। तो इसलिए हम लोग उस टैटू को जो है, गोदना को पेंटिंग के ऊपर लेके आए हैं हम। और ये सारा ऑर्गेनिक कलर से बनता है। ये पेंटिंग जो है, पेंटिंग पेपर स्टार्ट करने से पहले काऊ डंग के ऊपर जो होता है पेपर पे पहले हम लोग लेप करते हैं, उसके बाद बनता है। मधुबनी की रहने वाली ममता देवी इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए अपने गांव में भी 20 से 25 लोगों की टीम बना रखी है, जबकि दिल्ली में 110 लोगों को अपने साथ लेकर चल रही हैं, जिनसे इनका कारोबार और उन सबका परिवार चल रहा है। अमितेश, न्यूज़ 18, दिल्ली। और खबरें लगातार जारी हैं, आगे देखिए जोहार झारखंड।